गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का मैं धर्मेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे जो है बात करेंगे इसके पार्ट सेकंड में। पिछले वीडियो में हमने जो है प्रजनन की परिभाषा पढ़ी थी, साथ ही हमने जो है प्रजनन दो प्रकार का पढ़ा, अलैंगिक और लैंगिक। और अलैंगिक प्रजनन में भी हमने अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने खंडन पढ़ा, द्विखंडन पढ़ा, द्विखंडन, लंबवत द्विखंडन, अनुप्रस्थ खंडन पढ़ा, लगातार द्विखंडन, रिपीटेटिव बाइनरी फ्यूजन पढ़ा। इसके अलावा बहुखंडन पढ़ा, बीजाणु जनन भी हमने, स्पोरुलेशन भी पढ़ा था। साथ ही हमने जो है मुकुलन भी दो प्रकार का पढ़ा, एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग, बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। इसके अलावा हमने जेम्यूलेशन की भी बात हमने कर ली थी। इससे आगे की जो बात है वो हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए, प्लाज्मोटोमी की बात करें, यह एक विशिष्ट प्रकार का द्विखंडन है जिसमें कोई बहुकेंद्रकीय जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ दो अथवा अधिक आकार के छोटे बहुकेंद्रकीय संतति प्राणियों में विभक्त होता है। नई बनी संतति प्राणी में केंद्रकों की संख्या जनक से कम होती है। नई बनी संतति के केंद्रक विभाजन में जाते हैं एवं जनक के समान ही केंद्रक बना लेते हैं। प्लाज्मोटोमी द्वारा विभाजन माइसेटोजोआ में, प्रेगुही मिक्सो स्पोरिडा में और ओपेलाइना आदि में देखने को मिलता है। इसका जो है चित्रीय निरूपण आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीलिया युक्त हमारा जो है ओपेलाइना दिखाया गया है, जो कि संघ प्रोटोजोआ का सदस्य है। इसमें आप देखिए छोटे छोटे न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये न्यूक्लियस जो है चारों तरफ साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। धीरे धीरे जो है ओपेलाइना के बिल्कुल मध्य में से, जिस प्रकार जंतु कोशिकाओं में खांच बनती है, पूर्व बनती है और फिर साइटोजेनेसिस की क्रिया होती है, तो उसी हिसाब से इसमें भी जो है खांच विधि द्वारा कोशिका विखंडन हो रहा है, और उस कोशिका विखंडन के द्वारा दो नए ओपेलाइना हमारे को बनते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रोसेस है जो प्लाज्मोटोमी कहलाता है। उसके बाद में अलैंगिक जनन की अगली विधि है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इस प्रकार के प्रजनन में एक जीव कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है एवं फिर प्रत्येक टुकड़ा जो है अनुकूल परिस्थिति आने पर आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन हमें सी एनीमोन में या समुद्री एनीमोन में देखने को मिलता है। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो देखिए, समुद्री एनीमोन में प्रजनन दिख रहा है। पहली अवस्था 1, 2, 3, और ये देखिए ए जो तीसरी अवस्था है उसमें देखिए पहला 2 में थोड़ा सा बड की नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, फिर 3 में चली गई, और उसके बाद में बी स्टेज में आ गई, सी में आ गई, डी में आ गई, और ई बन गया लास्ट में जाके एफ स्टेज में जाके ये एडल्ट जो है सी एनीमोन का निर्माण इसने कर लिया। समुद्री एनीमोन में मुकुलन या बडिंग की जो है प्रक्रिया भी हमारे सामने प्रदर्शित की गई है, जिसमें सी एनीमोन का एक तरफ माउथ है, माउथ के चारों टेंटिकल्स हैं, और उसके जो मुख्य बॉडी शरीर है उस पर छोटी सी बड निकलती है जो कि पेरेंट बॉडी से निकलती है, और उसके बाद में ये जो है उस पेरेंट बॉडी से लगी हुई डेवलप हो रही है। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन देखिए, सभी जीवों में नष्ट या विक्षत हुए किसी भी भाग का या फिर से
ठीक होने या बदलने की क्षमता होती है। ये क्षमता जो है चाहे प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है। शरीर के नष्ट हुए या टूटे हुए भागों का फिर से ठीक हो जाना या नए बनने की प्रक्रिया को ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के खोए हुए या शत विकसित हुए अंगों का प्राणी द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाना ही रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। ये दो प्रकार का होता है, अर्थात ये शरीर क्रियात्मक पुनरुद्भवन फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, और दूसरा है पूरक क्षतिपूर्ति पुनरुद्भवन जिसको रेपिटेटिव रीजनरेशन कहते हैं। मॉर्फोलैक्सिस पुनरुद्भवन का ही एक प्रकार का है प्रकार जो कि अलैंगिक प्रजनन का है। इसमें हाइड्रा व प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में अगर काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा भी नए हाइड्रा और प्लेनेरिया में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन सिर्फ निम्न वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है। हाइड्रा में पुनरुद्भवन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो पैतृक हाइड्रा है उस पैतृक हाइड्रा से जो है उसके मुख्य शरीर से एक बड निकल रही है और मुकूल निकल रही है, और ये मुकूल जो है शरीर से अलग नहीं हो रही। फिर जो है हम कट लगा देते हैं तो जो है बहुत सारे जो मुकूल या बड है तो हाइड्रा एक से अधिक जो है उसका सिर भाग डेवलप हो गया। या देख रहे हैं कि हाइड्रा है, हाइड्रा को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। 3 पार्ट में बांट दिया मतलब ऊपर से एक तो सिर भाग को काट दिया, एक मिड वाले पार्ट को काट दिया, और तीसरा इसका पुच्छ वाले भाग को काट दिया। तो हम देखते हैं कि तीनों जो पार्ट हैं, ऊपर वाला, मिड वाला और जो नीचे वाला पार्ट है, तीनों ही नए हाइड्रा के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो ये हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिल रही है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया जो है और भी स्पष्ट करेगी इस प्रक्रिया को। देखिए प्लेनेरिया आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं डायग्राम में, और इसका जो रीजनरेटिव पार्ट है वो इसका हेड पार्ट आप देख रहे हैं हमने, और ये तो रीजनरेटिव पार्ट हेड पार्ट हो गया। नीचे का रीजनरेटिव पार्ट जो है पोस्टीरियर पोजीशन हो गई और एक मिड वाला हो गया। तो देखिए हमने एक प्लेनेरिया जो प्राणी है उसको फिर से 3 भागों में उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया, जिसमें एक में उसका ऊपर वाला पोर्शन आ गया, एंटीरियर पोर्शन जिसमें सिर भाग है, दूसरा मिडिल पीस वाला हो गया, और तीसरा नीचे वाला जो इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया जो कि नीचेला हिस्सा होता है। हम देख रहे हैं इसका जो ओरिजिनल हेड वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो एंटीरियर पोर्शन है, वो अपने नीचे के पोर्शन को, मिड पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को, पोस्टीरियर पोर्शन को जन्म दे देता है, और फिर धीरे धीरे वृद्धि करके वयस्क में बदल जाता है। इसी प्रकार हम देखें तो जो है मिड वाला अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर पार्ट वाला है वो अपने ऊपर वाले पार्ट को, हेड पार्ट को बना लेता है। अच्छा, इसमें अगर हम कोई प्लेनेरिया है, अगर कोई प्लेनेरिया ले और उसको हम किसी भी नुकीली ब्लेड की सहायता से अगर उसके सिर पार्ट में 2 खांचे कर दें, मतलब पूरी तरह से नहीं काट के 2 खांचे कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो हम देखेंगे कि ये तीनों जो पार्ट अलग अलग हो गए, वो तीनों पार्ट 3 सिर का जो हाइड्रा प्लेनेरिया बना लेगा। इससे हम जो है 10 सिर वाले रावण की जो कल्पना करते हैं उसको ये मूर्त रूप दे रहा है पुनरुद्भवन की प्रक्रिया द्वारा। देखिए लैंगिक प्रजनन या कोशिका जन्म में समझें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साइटोजेनिक। लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मिलन होता है, निषेचन होता है एवं युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसमें 2 क्रियाएं जरूर देखने को मिलेगी। लैंगिक प्रजनन में युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस होता है, और दूसरा युग्मक संलयन होता है जिससे जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्रजनन करने वाले जंतुओं में कुछ विशेष प्रकार के अंग हमें देखने को मिलते हैं जो कि वृषण और अंडाशय होते हैं, जो कि नर जंतु में वृषण और मादा जंतु में अंडाशय होते हैं। अगर द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु है तो वृषण और अंडाशय एक ही जंतु के अंदर भी पाए जाते हैं।
ये वृषण है सामान्यतः शुक्राणु का निर्माण कर रहे हैं, और अंडाशय है जो अंडाणु का निर्माण करते हैं। इन अंगों को हम लैंगिक जनन अंग या लिंग अंग भी कहते हैं। निम्न जंतुओं में इस प्रकार के विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें दो जीवों में अस्थायी संलयन होता है एवं उनके केंद्रक पदार्थ का आदान प्रदान भी होता है। लैंगिक जनन में निम्नलिखित विधियां देखने को मिलती है। सबसे पहले युग्मक संलयन देखें, सिनगेमी। युग्मक संलयन वह क्रिया है जिसमें दो लैंगिक कोशिकाएं या युग्मकों यानी गैमीट्स का पूर्ण व स्थायी संलयन होता है एवं परिणाम स्वरूप युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज या जाइगोट के केंद्रक को हम युग्मज केंद्रक या सिनकैरियन कहते हैं। युग्मक संलयन निम्नलिखित प्रकार का पाया जाता है। इसमें देखिए मैक्रोन्यूक्लियस कॉन्जुगेट्स दिख रहे हैं, माइक्रोन्यूक्लियस हमारे को जो है दिख रहे हैं। मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस दोनों स्थितियां हमारे सामने हैं जो कि दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप देखिए फर्स्ट डिवीज़न ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, पहला डिवीज़न माइक्रोन्यूक्लियस का है। उस में हम देखते हैं कि पीसेज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस डिजनरेट, और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डिसअपीयर होने लग जाते हैं। और सेकंड डिवीज़न होता है फिर वो माइक्रोन्यूक्लियाई का आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में 3 ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डिसअपीयर्स, और 3 जो 4 में से जो 3 जो अगुणित छोटे न्यूक्लियस हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। और थर्ड माइक्रो न्यूक्लियर डिवीज़न एंड एक्सचेंज ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस स्टेशनरी प्रोन्यूक्लियस, एक तो अगतिशील है और उसके बाद में दोनों जो है न्यूक्लियस हमारे को दिख रहे हैं, दोनों के अंदर संलयन होने से सिनकैरियन अवस्था हमारे को दिखाई देती है। सिनकैरियन अवस्था में देखिए आप पैरामीशियम के अंदर संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की स्थिति देख रहे हैं, जैसा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। सिनकैरियन अवस्था है जिसमें दोनों जो है न्यूक्लियस आपस में मिल गए हैं। उसके बाद सेकेंड डिवीज़न जो है सिनकैरियन का, उसमें जो है 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए हैं। थर्ड डिवीज़न में सिनकैरियन से 8 बन गए हैं न्यूक्लियस, जिसमें से 4 जो न्यूक्लियस हैं वो तो 4 एम्फी न्यूक्लियस बिकमिंग मैक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे, बड़े वाले न्यूक्लियस बन जाएंगे, और 4 एम्फी न्यूक्लियाई बिकम्स माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे, और उसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उस है रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस जो है बच गए, जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो रिमेनिंग है, जिसमें 4 तो बड़े मैक्रोन्यूक्लियस है, एक छोटा है, उसके अंदर डिवाइड होगा। डिवाइड होने से इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आ जाएगी। अब अगला है स्वैक युग्मन ऑटोगैमी। एक ही जनक कोशिका से उत्पन्न युग्मकों के संलयन या फ्यूजन को हम स्वैक युग्मन या ऑटोगैमी कहते हैं। इस प्रकार का स्वैक युग्मन हमें एक्टिनोफ्रेश व एक्टिनोस्पीरियम में देखने को मिलता है। दूसरा है संयुग्मन आइसोगैमी, जब दो युग्मकों का आकार और परिमाण समान हो लेकिन उनके व्यवहार में भिन्नता होती है, तब उन्हें समयुग्मक या आइसोगैमिट्स कहते हैं, एवं उनके संलयन को हम समयुग्मन या आइसोगैमी कहते हैं। समयुग्मन सामान्यतः बहुखंडन द्वारा बनते हैं। समयुग्मन नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, युग्मन जो है युग्मक समान युग्मक प्रकार बनते हैं। तो ऐसा देखने को फोरामिनिफेरा, एल्फिडियम, गिरगिराइडिना, मोनोसिस्टिस और फाइटोनेटिडा, क्लेमाइडोमोनास आदि में देखने को मिलता है। असमयुग्मन की बात करें जिसमें युग्मक जो बनते हैं वो असमान बनते हैं, जब दोनों युग्मक आकार, परिमाण और व्यवहार में भिन्न होते हैं, असमान होते हैं, तो उन्हें असमयुग्मक कहते हैं, एन आइसोगैमिट्स कहते हैं। इस प्रकार के असमान युग्मकों का संलयन असमयुग्मन या एन आइसोगैमी कहलाता है। इस प्रकार के युग्मन में एक प्रकार के युग्मक छोटे, गतिशील, सक्रिय एवं संख्या में कई होते हैं। इन्हें हम लघु युग्मक या माइक्रोगैमिट्स कहते हैं, या फिर हम इन्हें मेल गैमिट्स भी कह सकते हैं, नर युग्मक भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो युग्मक है ये सामान्यतः आकार में अधिक बड़े होते हैं, गतिविहीन होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। इन्हें हम दीर्घ युग्मक या मैक्रोगैमिट्स कहते हैं। इन्हें हम फीमेल गैमिट्स या मादा युग्मक भी कह सकते हैं। असमयुग्मन प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है हमें स्पोरोजोआ में, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में। स्पोरोजोआ
प्रोटोजोआ संघ का वर्ग है जिसमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, जिसमें उदाहरण है प्लाज्मोडियम जो कि मानव में मलेरिया रोग का कारक है, और एक मोनोसिस्टिस जो केंचुए के शुक्राशय का परजीवी होता है। वह फाइटोमोनेटिडा के अंदर वोल्वॉक्स पाया जाता है जिनमें असंयुग्मन की स्थिति दिखती है। पूर्ण युग्मन या होलोगमी की बात करें, इसके अंतर्गत दो वयस्क प्रोटोजोआ जंतु युग्मक नहीं बना करके स्वयं युग्मकों के समान व्यवहार करते हैं और स्वयं युग्मकों के समान होकर संलयित होकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। पूर्ण युग्मन कुछ सार्कोडीना और मैस्टिगोफोरा जो है वर्गों में, प्रोटोजोआ के सार्कोडीना और मैस्टिगोफोरा वर्गों में पाया जाता है। संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की बात करें, संयुग्मन सामान्यतया जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ है, सिलिएट प्रोटोजोआ है, जिसमें पैरामीशियम जो है मुख्य है, उनका विशेष लक्षण होता है। इसमें दो सिलिएट प्राणी या दो जो पक्षमाभी प्राणी हैं वो अस्थायी रूप से संयोग करके परस्पर अपने नज़दीकी अपने युग्मकी केंद्रों का परनिषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। संगम जो है वो जीवों को संयुग्मक या कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। दो संयुग्मक के केंद्रकों का पूर्ण रूप से संलयन होकर के युग्मनज केंद्रक बनने का हम उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। कुछ समय पश्चात ये संयुग्मक अलग अलग हो जाते हैं और अब इन्हें एक्स संयुग्मक या एक्सो कॉन्जुगेट्स कहते हैं। प्रत्येक एक्स संयुग्मक जो है कई पुत्री जीवों का निर्माण करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पैरामीशियम में देखने को मिलता है। स्वैक युग्मन ऑटोगैमी की बात करें, इस प्रकार के लैंगिक प्रजनन में एक ही जनक के केंद्रक से बने दो युग्मकीय केंद्रकों के केंद्रक से बने दो युग्मकीय केंद्रकों में स्वनिषेचन देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया को हम स्वमिश्रण या ऑटोमैक्सिस भी कहते हैं। स्वैक युग्मन द्वारा केंद्र के पुनर्गठन सुनिश्चित होता है। स्वैक युग्मन भी पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम की जाति है ओरेलिया, उसमें पाया जाता है। पैरामीशियम ओरेलिया में स्वैक युग्मन की विभिन्न अवस्थाएं 1 से 8 के रूप में वर्णित की गई है। देखिए पहले के अंदर जो है बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियाई 2 हैं। फिर देखिए मैक्रोन्यूक्लियाई जो है बड़ा वाला माइक्रोन्यूक्लियाई जो है डिवाइड इंटू 8 एंड 7 डीजनरेट, 8 के रूप में जो है 1 से 2 तो 8 के रूप में 2 से 4, 4 से 8 के रूप में हो गया। 8 में से 7 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। डीजनरेटिंग पीसेज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, और माइक्रोन्यूक्लियस के भी डीजनरेटिंग पीस हमारे को दिखाई दे रहे हैं। रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड जो बच गए हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और सिन कैरियोन अवस्था में बनाएंगे और एम्फी न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएंगे। 2 एम्फी न्यूक्लियाई बिकम मैक्रो, और 2 छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़े न्यूक्लियस का निर्माण कर लेंगे। 2 एम्फी न्यूक्लियस बिकम माइक्रो न्यूक्लियाई, माइक्रो जाएंगे और माइक्रो न्यूक्लियाई फिर वापस से डिवाइड होके इस प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मैक्रो न्यूक्लियस की स्थिति देखें, मैक्रो न्यूक्लियाई दिख रहा है आपको बड़ा वाला, उसके बाद फर्स्ट डिवीजन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई, डिसइंटीग्रेशन पीसेज ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस, सेकेंड डिवीजन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई, 6 ऑफ डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड आपको दिखाई दे रहा है। से 2 पार्ट बन गए हैं। पैरामीशियम ओरेलिया में अंतमिश्रण एंडोमिक्सिस की विभिन्न अवस्थाएं चित्र में दिखाई गई है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 2 डॉटर न्यूक्लियाई बिकम्स माइक्रो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। 2 डॉटर बिकम्स न्यूक्लियाई बिकम मैक्रो न्यूक्लियाई। 2 डॉटर सेल्स ऐसी हैं जिसमें 2 बड़े केंद्रक हैं। 2 डॉटर सेल्स वैसी बन रही जिसमें 2 छोटे न्यूक्लियस भी हैं। माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति आपके सामने देखने को मिलेगी जैसा चित्र में दिखाया गया है। कोशिका युग्मन साइटोगेमी, इसकी प्रक्रिया में संयुग्मन और स्वैक युग्मन के मध्य की अवस्था होती है। संयुग्मन कॉन्जुगेशन और स्वैक युग्मन ऑटोगेमी के मध्य की अवस्था है। इसमें 2 जंतु परस्पर जोड़ा बना लेते हैं परंतु उनके युग्मकी केंद्रों का आदान प्रदान या परनिषेचन नहीं होता है, बल्कि इनके प्रत्येक जंतु के नर व मादा युग्मकी आपस में संलयन करते हैं। और कोशिका युग्मन जो है पैरामीशियम कोडेटम, ये पैरामीशियम की जाति है कोडेटम, उसमें देखने को मिलता है। ये उसका उदाहरण है। अंतमिश्रण एंडोमिक्सिस, अंतमिश्रण पैरामीशियम ओरेलिया जाति में पाया जाता है। इसमें केंद्र के पुनर्गठन नियमित रूप से एक अकेले जंतु के अंदर होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकीय केंद्रों का संलयन नहीं होता है। उसके बाद में है अर्धमिश्रण
हेमिक्सिस हेमिक्सिस है। इस क्रिया में ये क्रिया भी पैरामीशियम पाई जाती है। इस क्रिया में एक अकेले जंतु के भीतर उसके गुरु यानी बड़े केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियाई के असामान्य व्यवहार संबंधित है। इसमें एक प्रकार से गुरु केंद्रक का शुद्धिकरण होता है। इसी प्रकार मैक्रोगेमी जब गुरु युग्मक संलयन में जाकर युग्मक संलयन बनाते हैं तो उसे मैक्रोगेमी कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया एक्टिनोफ्रिज में देखने को मिलती है। मैक्रोगेमी जब युग्मनज या जाइगोट का निर्माण लघु युग्मकों द्वारा होता है तो उस क्रिया का माइक्रोगेमी कहते हैं। आर्सेला इसका उदाहरण है। मीरोगेमी इस प्रकार की क्रिया मोनोसिस्टिस व वोल्वॉक्स में देखने को मिलती है। इसमें युग्मक विशेष क्रिया द्वारा बनते हैं एवं जनक से छोटे होते हैं। इन्हें मीरो युग्मक कहते हैं एवं इनके संलयन को मीरोगेमी कहते हैं। एक है सावकी युग्मक पीडोजेनेसिस। सावकी युग्मन एक्टिनोफ्रिज में देखा जाता है। इसमें जंतुक पुटी में जो है 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक कोशिका फिर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में जाती है एवं युग्मक के समान व्यवहार करती है। ये आपस में संलयन में हो जाती है और इस क्रिया को हम सावकी युग्मन कहते हैं। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस। कुछ जंतुओं में अंडों का परिवर्धन अंड के परिवर्धन के लिए निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। बिना निषेचन के ही अंडों का डेवलप हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। अंड को शुक्राणु के बिना ही उत्प्रेरित करके परिवर्तित किया जा सकता है। निषेचन के बिना अंडे द्वारा नए प्राणी के परिवर्तन की प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेक जनन एफिड्स, रोटिफर, शहद की मक्खी, कुछ आदिम क्रस्टेशियन और निमेटोड्स में देखने को मिलता है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है लैंगिक प्रजनन का महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है कि इसके द्वारा आवृत्ति रूप से हम केंद्रक का पुनर्गठन कर सकते हैं एवं जीवों के लक्षणों में सुधार होता है। लैंगिक प्रजनन निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण प्रदर्शित करता है। पहला, परिवर्तन का प्रारंभ, इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट। अंड में शुक्राणु का प्रवेश एवं दोनों के केंद्रक का संयुग्मन अंड के परिवर्तन को प्रेरित करता है, अर्थात विदलन या क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। निम्न वर्ग के जंतुओं में उदाहरण पैरामीशियम में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन भी इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा है द्विपेत्रक आनुवंशिकी, बाई पेरेंटल हेरिडिटी। 2 जीवों से प्राप्त जर्मप्लाज के उभय मिश्रण के परिणाम स्वरूप संतति में द्विपेत्रक आनुवंशिक लक्षणों की यानी कि नर और मादा दोनों पैतृक जो माता पिता हैं उनके लक्षणों की प्राप्ति होती है और 2 विभिन्न पैतृक से प्राप्त शुद्ध जीन्स जो है अच्छा परिणाम देते हैं। तीसरा, बाहरी विविधता, एक्सटर्नल डाइवर्सिटी। निम्न पादपों में युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप शरीर में अच्छे परिवर्तन होते हैं जो वातावरण के अधिक अनुकूल होते हैं। अतः लैंगिक प्रजनन के कारण इन निम्न वर्गों के जीवों का जीवन सुरक्षित और अधिक अनुकूलन के लिए सक्षम हो जाता है। चौथा है संतति में ओज व संकरोज की वृद्धि, हेट्रोसिस की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज ऑफ विगरस और हेट्रोसिस इन ऑफस्प्रिंग। प्राय ये देखा गया है कि एवं प्रयोगों द्वारा भी ये प्रमाणित किया जा चुका है कि युग्मकों के संलयन से बनी संतति विभिन्न रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधक होती है और ये जंतुओं फसल एवं फसलों के गुणों को सुधारने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। थैंक यू।